दो स्प्रिंग दिया हुआ है और बीच में एक मास लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हें दो स्प्रिंग दिया हुआ है और बीच में एक मास लगा हुआ है, एक बॉल लगा हुआ है, ऐसा सोच लो, ये मास लगा हुआ है। और इसका जो नेचुरल लेंथ है ना वो L दिया हुआ है। इसका नेचुरल लेंथ कितना दिया हुआ है? L। और इसका नेचुरल लेंथ भी कितना दिया हुआ है? L। मतलब दोनों आइडियल है, दोनों सेम है, आइडियल है, ठीक है। दोनों अगर आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल भी है और आइडियल भी है, ठीक है। अच्छा, मास नहीं है तो आफ्टर सम टाइम देखो, क्योंकि इसका जो क्या होता है mg जो होगा वेट की वजह से, आफ्टर सम टाइम ये नीचे देखो, इधर से ये नीचे x डिस्प्लेस कर गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? x डिस्प्लेस हो गया। ये देखो नीचे आ गया, मतलब x डिस्प्लेस हो गया। और ड्यू टू दिस x डिस्प्लेसमेंट अभी ये स्प्रिंग ऐसा हो गया और ये स्प्रिंग ऐसा हो गया। पहले ये स्प्रिंग का लेंथ L था, अभी इस स्प्रिंग का लेंथ हो गया, देखो ये x हो गया, ये L हो गया। तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 में आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग स्प्रिंग फोर्स में जितना भी पॉइंट हो सकता है सबको आज हम लोग नोट करके खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग फ्रिक्शन का पूरा लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन एक्चुअली एक खुद में ही एक चैप्टर है जिसको हम लोग क्या करते हैं लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा उसका प्लेलिस्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में उसका पूरा फ्रिक्शन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्प्रिंग फोर्स के खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बाद हम लोग उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा देखेंगे, जो एक्चुअली SHM चैप्टर में ज्यादा देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो लास्ट में आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 में आएगा, तो उसमें भी हम लोग फिर से कॉम्बिनेशन को देखेंगे। इधर पे भी हम लोग देख लेते कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमने लिखा था, उसके जैसा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स को खत्म करते हैं अच्छे से विथ पूरा नॉलेज। क्योंकि ये स्प्रिंग फिर से आएगा वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में फिर से आने वाला है। जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा आएगा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन खत्म होने के बाद वर्क एनर्जी पावर में फिर से स्प्रिंग का क्या होगा जरूरत होगा, और तब स्प्रिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहिए होगा। इसलिए इधर पे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसको कम से कम तुम्हें अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्प्रिंग फिर से और 2-3 जगह में आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ के रखना। और स्प्रिंग पढ़ने के पहले 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम का सवाल है, और कुछ तुम्हारा क्या होगा, ये जैसे कि पहला वाला इक्विलिब्रियम है और नेक्स्ट वाला में मैंने एक्सेलरेशन दे दिया, तो दोनों को सॉल्व करते कांस्टेंट मोशन का ही तुम सवाल बोल सकते हो इसको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया गया है कि ब्लॉक एन इंक्लाइन, क्या दिया गया है, ब्लॉक एन इंक्लाइन, इंक्लाइन का 53 डिग्री एंगल दिया गया है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 53 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये 53 इधर पे लिख देना, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा मास दिया गया है, इसका 5 kg है और इसका 10 kg है, ये दोनों दिया गया है, ये चीजें मेंशन है, ठीक है। अच्छा, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें से एक फोर्स लगा रहा हूं मैं F, कितना F मिनिमम तुम्हें अप्लाई करना है सो दैट ये जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, और ये इधर से फिक्स्ड है, ठीक है। ये आगे तो जा नहीं सकता, ये इधर पे फिक्स्ड है, तो हमें बस इधर पे FBD बनाना है और इक्विलिब्रियम को पकड़ना है, ठीक है। FBD बना लो इसका, FBD पहले 5 kg का बनाओ या तो पहले 10 kg का बना लो, ठीक है। 5 kg का पहले बना लेते। 5 kg का जब FBD बनाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा बोलो, 5 kg में पहले तो ये 5 है, इसके वजह से नीचे की तरफ 5G लगेगा ना, 5G मतलब 50 अभी ले लेता हूँ, G का वैल्यू 10 लेके मैं 50 न्यूटन इसको लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखना ये वेट इसमें एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसको मैं इधर पे N का नाम से दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक फोर्स भी लग रहा है जिसका नाम है F, ठीक है। और कुछ लग रहा है क्या? और कुछ है नहीं, तो इसको ही हमें अभी क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। चलो कंपोनेंट में तोड़ते, जैसे कि ये mg मतलब ये 50 न्यूटन अगर देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर पे आएगा और एक कंपोनेंट इधर पे आएगा। इधर पे कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50, और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ हमेशा साइन वाला आता है, तो 50 साइन 53 आ जाएगा, साइन 53, ठीक है। तो 50 साइन 53 होता है तुम्हारा 4/5, तो ये आ जाएगा 40, और ये अगर 40 हुआ तो इसका और एक कंपोनेंट 30 आना पड़ेगा, क्योंकि 30 और 40 का तो 50 होता है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 30 लिख दिया। ये एक्चुअली आएगा तुम्हारा mg cos, तुम्हारा क्या था cos 53 आएगा इधर पे, ठीक है।
तो इधर पे देखो, अभी ये एक फोर्स भी है हमारे पास, तो इस फोर्स को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है इसको भी तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये जो एंगल आता है वो तुम्हारा 53 आता है, इसके वजह से इधर कॉस और इधर साइन जाता है। तो ये 53 होने से तुम अगर देखोगे तो ये भी तुम्हारा 53 हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, इधर इंक्लाइन है ना, तो ये अगर 53 हुआ तो ये भी तुम्हारा 53 हो जाएगा। तो ये एफ जो है, एफ का एक कंपोनेंट इस तरफ जाने वाला है, एफ कॉस 53 करके, कॉस 53 इज 3/5, ठीक है। 3/5 एफ इस तरफ जाने वाला है, और इस एफ का एक कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है, दैट इज एफ साइन 53, कॉस 53, तो ये साइन 53, ये आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा? 4/5 एफ आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ दिया गया है और ये इक्विलिब्रियम में है। ये किसमें? इक्विलिब्रियम में है। तो सब फोर्स को इधर पे बराबर कर दो। तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू दिस। अगर नॉर्मल तुम्हें चाहिए होता है कभी, तो नॉर्मल का वैल्यू लिख देना 4/5 एफ प्लस इधर पे अगर देखोगे तो 30 न्यूटन है हमारा। तो ये नॉर्मल का वैल्यू तुम्हें अगर लिखना है तो ये तुम लिख सकते हो नॉर्मल। नॉर्मल अगर लिखना है तो ये लिख देना नॉर्मल को। अच्छा, और अगर तुम्हें इसको रेस्ट में रखना है तो ये फोर्स और ये फोर्स को बराबर करना पड़ेगा, दैट इज 3/5 एफ ऊपर जो लग रहा है ये शुड बी इक्वल टू 40 न्यूटन इधर का, ठीक है। 40 के बराबर कर देता हूँ, तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा कि ये 40 × 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 200/3 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एफ, ठीक है। पहला वाला का आंसर आ गया है। ये ए तुम्हारा हो चुका है सॉल्व, ठीक है। ए सॉल्व हो चुका है। अगर नॉर्मल तुम्हें चाहिए था, ठीक है, ये अगर दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट नॉर्मल अगर चाहिए तो 4/5 और इसको लिख देना 200/3 और इधर पे 30 को प्लस कर देना, ठीक है। तो तुम्हें उन दोनों के बीच का नॉर्मल भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम में है तो देखना अभी क्या होगा। ये 10 kg का अगर मुझे डायग्राम बनाना है, ठीक है, 10 kg इधर भी बना देते, ठीक है, या तो इधर पे बना लो। 10 kg का अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो 10 kg में ये तो आ जाएगा तुम्हारा 10 × g, तो मतलब 100 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा का खुद का वेट नीचे की तरफ। और ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल ऐसे लगने वाला है, ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे लगने वाला है। तो ये नॉर्मल का अभी कंपोनेंट आएगा, ये नॉर्मल को आगे लेके आओ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये 53 डिग्री होने से तुम्हारा कौन सा 53 होगा? ये 53 होगा, तो ये 37 होगा और ये फिर से 53 होगा। तो ये नॉर्मल होने से और ये एंगल 53 होने से इस तरफ आएगा n cos 53 और इस तरफ आएगा n sin 53, n sin 53, ठीक है। n cos 53, n sin 53, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है और कुछ इधर पे अप्लाई होगा क्या? यस, ये वॉल है, वॉल से एक इसमें नॉर्मल लगेगा NW, ठीक है। और क्योंकि ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से एक इस पे नॉर्मल लगेगा, दैट इज NG। तो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ नॉर्मल मोर, मतलब ये एक नॉर्मल तो लग ही रहा है और बाकी अगर देखोगे अदर नॉर्मल क्या होगा, एक इससे और एक ऊपर तुम्हारा ग्राउंड से लगेगा। तो बस हो गया। अभी क्योंकि ये भी तो इक्विलिब्रियम में है तो देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और प्लस अगर देखोगे तो देखो नीचे 100 न्यूटन है और नीचे अगर देखोगे ना इस n का एक कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज n cos 53 आ रहा है, n cos 53 आ रहा है इसमें। और ऊपर अगर देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ NG जा रहा है, n ग्राउंड। तो तुम्हें ये जो n है ना इसको निकालना ही पड़ेगा, ये n को निकाल लो एक बार, ठीक है। तो ये 50 आएगा, 50 मतलब ये आ गया फिर से 200, है ना। ये इससे काटो तो ये 200 नहीं, कितना आ जाएगा? ये इससे काटो तो ये आ जाएगा 40, तो 160/3 प्लस 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90 अगर आया तो ये आ गया 250/3। देख लो तो एक बार 250/3 आ रहा है क्या? ये 90 होने से 60 और 90 150 मतलब 250 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा 250/3, ठीक है। तो इस जगह में जब रखोगे तो जाके तुम्हारा ग्राउंड का क्या आ जाएगा, ये 250/3 इधर पे रख दो और इधर पे तुम्हें पता है कि cos 53 इज 3/5 और इक्वल टू आ जाएगा NG, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्राउंड का नॉर्मल। तो ये 100 हो गया, ये 3 ने 3 को मारा और 5 ने 5 को मार के ये आ गया, तो ये आ गया 150 आ गया तुम्हारा। NG इक्वल टू कितना आ गया? 150 न्यूटन।
ठीक है, उसी तरह एन वाल चाहिए। देखो एन वाल तो इस तरफ है, मतलब हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज एन साइन। तो एन वाल तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्ट, एक ही है ना, दैट इज एन साइन 53, एन साइन 53 एक ही है तुम्हारा, तो लगा दिया। और एन का वैल्यू पहले से ही मिल गया, दैट इज 250/3, और ये आ जाएगा 4/5, 4/5 तो 50, 200, 200/3, ये लिख देना आंसर। इतना न्यूटन आ जाएगा। सबका आंसर हम लोग ने निकाल लिया, जितना भी हमें इधर पे पूछा हुआ था, दैट इज एन वाल, एन ग्राउंड, सब कुछ पूछा हुआ था, तो हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये एन वाल का आंसर है। तो भी ऐसे करके रख देता हूँ, देख लो एक बार, ठीक है, सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर ये सब कुछ तुम्हें समझ आ गया है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड एंड वॉल हम लोग ने निकाल लिया, ग्राउंड एंड वॉल। और वो निकालने के लिए एन का वैल्यू चाहिए था, तो एन का वैल्यू पहले क्वेश्चन से निकाल लिया और इधर पे बिठा दिया। चलो आगे, इसमें देखो, इसमें भी सेम ब्लॉक दिया हुआ है, सेम मास दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, मैंने इधर पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें अभी पता है कि एफ मिनिमम जो हम लोग ने अभी लास्ट एग्जांपल में निकाला था ना, वो था 200/3। कितना था? 200/3। मतलब मिनिमम इतना तुम्हें देना पड़ेगा। यही हमने लास्ट एग्जांपल में क्या था कि इतना देना पड़ेगा, सो दैट ब्लॉक किस में आएगा, ब्लॉक will be in equilibrium, will be in equilibrium। तो अगर अच्छे से देखोगे, ये तुम्हारा लेस देन 100 न्यूटन है, ये तुम्हारा लेस देन 100 न्यूटन है, और हम लोग ने अप्लाई अभी क्या किया, 100 न्यूटन किया, ये लेस देन 100 है, तो 100 न्यूटन अगर अप्लाई करोगे तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तुम्हारा रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अभी अगर तुम्हें निकालना है तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, ये 53 है, इसका पहले बना लो। ये जो ब्लॉक है ये 5 kg का है और ये 10 kg का है। सबसे पहले इस 5 kg का तुम क्या कर सकते हो, बना सकते। 5 kg का अगर देखोगे तो इधर पे आएगा 50, और इधर पे जितना भी आया था पहले, कितना आया था, 40 आया था, तो इधर 40 न्यूटन रहेगा। और इधर कितना आया था, इधर 30 आया था, तो 30 न्यूटन ही रहने वाला है। और इधर पे एक नॉर्मल आया था, तो एन लिख देना है। और इधर से तुमने 100 न्यूटन इसको अप्लाई किया है, और 100 न्यूटन अगर तुम अप्लाई करोगे तो 100 न्यूटन का भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर पे 53 होने से ये भी 53 होगा, तो 53 होने से इधर पे 100 cos 53 जाएगा। ठीक है, और इस जगह से आएगा तुम्हारा 100 sin 50। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा अलोंग द इंक्लाइन होगा, इसके वजह से तुम नॉर्मल अगर तुम्हें लिखना है, नॉर्मल तो सेम ही होने वाला है। देखो नॉर्मल में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, दैट इज 100, क्योंकि नॉर्मल ये और ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस तुम्हारा ऐसे ऐसे मोशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये फोर्सेस बराबर होंगे, तो ये फोर्सेस बराबर होंगे, मतलब तो 100 इस बार अगर तुम देखोगे तो ये है 53 है ना, तो 4/5 लिखना पड़ेगा, 4/5 लिखना पड़ेगा, और ये 30 लिखना पड़ेगा। तो ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 80 आ जाएगा, 20 है ना, तो 80 आ जाएगा, और ये 30 आ जाएगा, तो 110 न्यूटन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बस इनके बीच का नॉर्मल। ठीक है, ये है, बट एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बोलो। ये देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 100, और cos 53 हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos 53 4/5 लिख सकते हैं। 4/5 मतलब कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, तो इनके बीच में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। cos 53, रुको, cos 53 कितना होगा, cos 53 तो 3/5 है ना, फिर sin 53 4/5, तो ये 3/5 है, तो 100 और साथ में लिखोगे 3/5, 3/5 मतलब ये 60 आने वाला है। ठीक है, तो ये जो मास है इसमें 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो नेट ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जितना आएगा वो नेट फोर्स बाई नेट मास कर सकते। ठीक है, एम नेट लिख सकते। तो नेट अगर फोर्स देखोगे वो तो आ रहा है तुम्हारा ऊपर 60 नीचे 40, तो 60 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई उसका मास है 5, तो ये देखोगे तो 20/5 आने वाला है। तो इसमें जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, तो ये ए पार्ट तुम्हारा गायब हो गया। अभी हमें बी पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, बी पार्ट अगर देखोगे तो नॉर्मल, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ग्राउंड और इस, ठीक है,
तो ये अगर तुम देखोगे ना, ये तो इधर से फिक्स ही है ना, ये तो फिक्स है। तो ये तुम्हारा अभी क्या होगा, तुम अगर देखोगे तो 10 kg का अगर तुम वो बनाओगे, इस इंक्लाइन का अगर तुम बनाओगे, तो वो इस वॉल के साथ फिक्स ही है। तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो तुम्हें इधर से 100 N नीचे लगाना पड़ेगा, N ग्राउंड ऊपर लगाना पड़ेगा, और इधर से जो नॉर्मल आया था उसका अभी तुम्हें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। उसका कंपोनेंट अगर देखोगे, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, और इस वॉल से एक नॉर्मल तरफ जाएगा। देखो सब कुछ दे दिया मैंने, ठीक है, सब कुछ दे दिया। सिर्फ इस नॉर्मल का जो वैल्यू आया ना वो 110 आया है, तो ये 110 को 110 आया था ये नॉर्मल, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना बनेगा, ये 53 होने से ये 53 बनता है, तो इधर पे आएगा तुम्हारा n 100 cos 53, इधर पे आएगा 110 sin 53 आ जाएगा। और इधर पे जो ये जो आएगा ना, ये जो आएगा क्या आ जाएगा, n मतलब 110 और आएगा cos 53 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी हो गया सब। तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर कर दो, तो एन जी देखो ऊपर लग रहा है, और नीचे अगर देखोगे ना, नीचे अगर देखोगे तो 100 नीचे लग रहा है, और 100 के साथ साथ 110 जो है ना, 100 के साथ साथ क्या लग रहा है, 110 cos 50, 110 और साथ में क्या लग रहा है, cos 53 लग रहा है। तो 100 प्लस 110 cos 53, फिर से मैंने बोला था कितना था, 3/5, कितना होता है 3/5। तो इसको काटना पड़ेगा, तो आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 इंटू 3 आ जाएगा, तो 100 प्लस ये हो जाएगा 66, तो 166 न्यूटन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा एन ग्राउंड है। हमें वॉल भी चाहिए ना, तो वॉल ये हॉराइजेंटल, ये हॉराइजेंटल, तो हमारे पास इधर पे दो ही चीज है, ठीक है, ये हॉराइजेंटल और ये हॉराइजेंटल। तो एन डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो एन डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 100 साइन 53, साइन 53 4/5 होता है, 4/5, तो ये 4/5, ये इसके साथ काटोगे तो आ जाएगा 20 का 100 आता है, तो 22 और ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 88 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जल्दी से इसको नोट कर लो और देख लो सब कुछ हमें मिल चुका है कि नहीं। ये तुम्हारा बी भी आ गया, ए भी आ गया, सबका आंसर मैंने निकाल दिया है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी स्प्रिंग फोर्स को, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्या होता है ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग क्या होता है। तो स्प्रिंग शायद तुमने देखा होगा, कभी भी अगर तुमने स्प्रिंग देखा होगा, तुम्हारा पेन के अंदर में भी कुछ कुछ पेन होता है ना, स्प्रिंग वाला पेन, तो ये होता है तुम्हारा स्प्रिंग। और इधर पे हमेशा देखना स्प्रिंग के साथ मैं एक मास लगा रहा हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक मास या तो स्प्रिंग मास सिस्टम भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये याद रखना कि ये स्प्रिंग को, ठीक है, एक मास लगा दिया, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, इधर से खींच दो तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, हम इस स्प्रिंग को, ठीक है, ये तुम्हारा स्प्रिंग हो गया, हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो ये स्प्रिंग को अगर तुमने आगे के तरफ एक डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, ये स्प्रिंग एक लिया तुमने, उसको अगर खींच दिया तुमने, ठीक है, तुमने अगर इसको इलोंगेट कर दिया, क्या कर दिया, सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि अगर तुमने एक स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, ठीक है, इलोंगेट कर दिया मतलब इस तरफ लेट से तुमने एक्स डिस्प्लेसमेंट उसको दे दिया, तो वो पहले अपने लेंथ में था, जहां पे भी वो थे, ठीक है, वो अपना लेंथ में था, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना ये भी, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। एल नॉट करके एक आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा, नेचुरल लेंथ, क्या बोलेंगे, नेचुरल लेंथ, ठीक है। एल नॉट आता है, एल नॉट मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब ये हो गया कि उसमें अभी भी कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स को एफ एस से हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, और स्प्रिंग फोर्स अभी कुछ नहीं लगा, इसके साथ कोई हम लोग ने स्ट्रेस नहीं किया, उसको कॉम्प्रेस नहीं किया, इसके वजह से वो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तब अगर वो नेचुरल लेंथ में रहता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उसमें कोई फोर्सेस वगैरह नहीं लगा होगा, और वो आराम से बैठा हुआ है नेचुरल लेंथ में अपना, ठीक है, खुद का जो नेचुरल लेंथ है। अभी मैंने क्या किया, उसको इलोंगेट कर दिया, इलोंगेट कर दिया मतलब एक्स को डिस्प्लेसमेंट दे दिया। जब इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दोगे ना, तो ये ब्लॉक अभी इधर पे आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, ठीक है, ये ब्लॉक अभी इधर से इधर आ गया, ठीक है, अभी वो इधर पे है। तो हमने देखा जब मैंने इसको इधर पे
एक्स डिस्प्लेस करने के बाद इधर से जब मैंने इसको रिलीज कर दिया, रिलीज, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, तो हमने देखा हमेशा हमेशा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तुमने ऐसे खींच के उसको छोड़ दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद छोड़ दिया, हमेशा पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, हमने देखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, उसको हमेशा पीछे की तरफ जाने का टेंडेंसी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स के वजह से। ये स्प्रिंग ने उसको फोर्स लगाया, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये क्या है सर, रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आ गया? रिस्टोरिंग फोर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि पक्का तुमने जितना फोर्स, या तो तुमने इसको डिस्प्लेस करने के लिए जितना भी फोर्स लगाया, वही फोर्स उसने अपने अंदर रिस्टोर कर लिया, और जब तुमने अपना फोर्स को हटा दिया तो उतना ही फोर्स से वो क्या हो गया, वापस चला गया। समझ आया? उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते, कि तुमने जो डिस्प्लेसमेंट देने के टाइम जितना भी फोर्स अप्लाई किया होगा, वही फोर्स उसके अंदर रिस्टोर हो गया, और रिस्टोर की वजह से वो आगे की तरफ चला गया। तो ये स्प्रिंग ही कर पाता है। ठीक है, ये स्प्रिंग ही कर पाता है, और उसके अंदर में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्या सिर्फ प्रेस करने से ये बात होता है? नहीं, इसको कंप्रेस कर दो तो भी ये बात सही है। देखो मैं इसको सेकंड वो देता हूं कि वो पहले आराम से अपने नेचुरल लेंथ में बैठा हुआ था। ये पहले आराम से अपने नेचुरल लेंथ में बैठा हुआ था, एल नॉट। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, इस तरफ उसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया, इस तरफ, मतलब कंप्रेस किया, तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा हो गया होगा, अभी ये ब्लॉक इधर आ गया होगा अपने नेचुरल लेंथ। या तो ये जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। मीन पोजीशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, कुछ फोर्स नहीं लगता है, ये नहीं, ये गलत बोला, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट फोर्स उसमें जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको बोल सकते हैं। तो उस जगह से मैंने इसको क्या किया, उस जगह से मैंने उसको क्या किया, देखो इसमें एल नॉट प्लस एक्स हो गया था, इसमें एल नॉट से मैंने एक्स हटा दिया गया। ठीक है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने उसको ऐसे कर दिया, और ये जो चीज मैंने किया ना, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेस, या तो कॉम्प्रेशन दे दिया। पहले इलोंगेशन दिया, अभी कॉम्प्रेशन दिया। तो या तो कॉम्प्रेस करो या तो इलोंगेट करो, दोनों ही केस में इलोंगेट करो या तो कॉम्प्रेस करो, दोनों ही केस में एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा। एक क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा तुम्हारा स्प्रिंग में, और वो रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से जो स्प्रिंग है वो, उसको अगर छोड़ोगे तो वो क्या होगा, जल्दी से अपने पोजीशन में चला जाए। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्प्रिंग के साथ। और बात ये है कि सर ये रिस्टोरिंग फोर्स, या तो ये जो एफ एस है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, मैथमेटिकली हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट के लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, स्प्रिंग का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, स्प्रिंग का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो के होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। के का जो नाम है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या तो इसका और एक नाम भी लोग बहुत बोलते हैं, दैट इज स्टिफनेस, स्टिफनेस कांस्टेंट। दोनों ही बात सेम है। तुम्हें ऐसा तुम्हें जब यूनिट एंड डायमेंशन में पूछेंगे ना, तब स्टिफनेस कांस्टेंट देके पूछेंगे, तो तुम क्या हो जाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बट तुम्हें याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, और ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या तो स्टिफनेस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, किसमें डिपेंड करता है, तो सबसे पहले वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज करोगे तो ही जाके तुम्हारा क्या होगा, के का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड करता है, ये याद रखना। ये सब स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग का जो के होता है वो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि मटेरियल चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ कितना लेंथ है, लेंथ मतलब एल नॉट बोल सकते हो, उसका जो नेचुरल लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर में भी करता है, बट हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा उसका
नहीं है कुछ, ठीक है। बट तुम्हें याद रखना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज वगैरह करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, जो आता है हमेशा हमेशा तुम्हें दिखने को मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर इसके आगे जाना है, जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए हुक्स लॉ, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, हुक्स लॉ पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग सॉलिड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो हुक एक साइंटिस्ट था और उसने अपना एक लॉ दिया, जिस लॉ में उसने ये बताया कि रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है ना, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स, वो भी तो रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा तुमने कितना डिस्प्लेस किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। इसलिए उसने बोला कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुमने कितना उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तुमने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, अगर इसको तुम अच्छे से लिखोगे, दैट इज एफ आर, रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बट इसको अगर वेक्टर में लिखोगे तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम इस तरफ दे रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके वजह से एक माइनस भी तुम इसमें लगा सकते हो। इसको ही जब, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी रिस्टोरिंग है, इसको जब हम लोग ने स्प्रिंग फोर्स के जैसा इसको माना, तब हमें ये मिल रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग फोर्स के जैसा जब इसको मैंने ट्रीट किया, तब हमें ये मिल रहा है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और इस जगह से हम लोग ने एक कांस्टेंट को डिफाइन किया जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस के एक्स। ये माइनस क्या समझा रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एफ एस एंड एक्स को समझा रहा है, जो कि एक्चुअली डिफरेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में ना, इसलिए डिफरेंट, ठीक है। यही समझा रहा है और कुछ नहीं। क्या समझा रहा है, यही समझा। तो स्प्रिंग फोर्स अगर किसी ने पूछा तुम्हें कि कैसे आया ये स्प्रिंग फोर्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यही बताता है, हुक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मैंने इधर पे लिख दिया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिपेंड करेगा तुम्हारा किसके ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट तुम कितना दे रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम कितना दे रहे हो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिपेंड करता है। तो ये चीज़ अगर तुम्हें पता है, ये चीज़ अगर तुम्हें पता है, तो तुम अभी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या तो स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये एक फोर्स ही है ना, स्प्रिंग फोर्स एक फोर्स ही है, बट ये रिस्टोरिंग है, इसके वजह से इधर पे माइनस आ रहा है, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस के एक्स, कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है हुक्स लॉ से, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर तुम देखोगे ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर तुम्हें चाहिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड, सिर्फ फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे, ठीक है, कोई माइनस प्लस का अगर जिक्र नहीं करोगे, तो के इजिकल टू तुम क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन या तो कंप्रेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, फोर्स पर यूनिट कंप्रेशन या तो इलोंगेशन, ठीक है। अच्छा, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जहां पे तुम्हें इसका यूनिट अगर तुम्हें बताना है या तो डायमेंशन अगर तुम्हें बताना है, तो तुम्हें हमेशा फोर्स का लिखना पड़ेगा न्यूटन और इसका लिखना पड़ेगा मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा तुम्हारा यूनिट, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा तुम्हारा यूनिट, न्यूटन मीटर हो जाएगा तुम्हारा यूनिट। और इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन में तुम्हें पता है कि फोर्स का होता है एम एल, फोर्स का क्या होता है एम एल टी टू माइनस टू, और नीचे एक मीटर है, फिर से एल, एल एल कट जाएगा तो आ जाएगा एम टी टू दावर माइनस टू, ठीक है। बट ये से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इधर पे नोट लगाओगे अभी तुम, दैट इज फोर्स और क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोर्स और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करने से हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अच्छा, इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ये जो एक्स है ना, ये अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यस ये इंपॉर्टेंट है, कोई कोई समझते नहीं है इसको, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, पूरा लेंथ नहीं है, पूरा स्प्रिंग का लेंथ नहीं है, ये तुमने जितना डिस्प्लेस किया ना उतना ही। सोचो एक स्प्रिंग 5 मीटर लेंथ का है, तुमने बस 1 सेंटीमीटर 5 मीटर का है, बट तुमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसको डिस्प्लेस किया, तो तुम्हें डेल्टा, ये जो एक्स है ना, इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो, इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो, कि डेल्टा एक्स तब 1 सेंटीमीटर ही होगा कि तुमने कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज का डिस्प्लेसमेंट इधर पे रखना है, ठीक है, दैट डिस्प्लेसमेंट को ही हमें लेना है। अच्छा, तो इधर पे तुम ये भी देख सकते हो कि नेगेटिव स्लोप, देखो इधर लिख देना अच्छे से, नेगेटिव स्लोप
नेगेटिव स्लोप ऑफ ग्राफ एफ वर्सेस एक्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का जो नेगेटिव स्लोप निकालोगे ना, तब तुम्हें क्या मिल जाएगा, गिव्स स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू अगर निकालना है तो तुम्हारे पास अगर एक एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, और इसका अगर तुम स्लोप निकालते हो, स्लोप क्या निकालते हो, स्लोप टेन थीटा, ये थीटा का अगर तुम टेन थीटा निकालते हो तो तुम्हें एफ बाई एक्स मिलेगा, बट इसका नेगेटिव स्लोप तुम्हें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव स्लोप तुम्हें क्या दे देगा, नेगेटिव स्लोप तुम्हें वैल्यू ऑफ के दे देगा। वैल्यू ऑफ के अगर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप ऑफ ग्राफ एफ वर्सेस एक्स लेना पड़ेगा, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया। इधर पे अगर तुम देखोगे तो इसका डायरेक्शन भी अगर तुम्हें देखना है तो डायरेक्शन देखने के लिए तुम इधर पे लिख सकते हो कि स्प्रिंग, अगर देखना मैंने इधर पे एक स्प्रिंग लिया और इसको मैंने इधर पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, तो ये अगर एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तब स्प्रिंग में पक्का इसके पीछे से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एफएस जो मैं लिख रहा हूँ ना वो होगा तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एफएस जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही होगा तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एफएस में इस साइड लिख रहा हूँ तो मतलब इसका डायरेक्शन अगर हमें देना है तो एफएस इस तरफ दे देना, मतलब स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, गिवन दैट ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे आराम से, तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखना इधर पे और एक चीज हमें अभी नोट करना है, दैट इज ये जो हमारे पास स्प्रिंग है इसको हम आइडियल मानेंगे। क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे। तो आइडियल स्प्रिंग का भी कंडीशन क्या है, ठीक है, जो स्प्रिंग है जैसे कि तुम्हारा पुली होता है उसको भी आइडियल पुली मानते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा स्प्रिंग होता है ज्यादातर टाइम हम लोग उसको आइडियल मानते हैं, मतलब मासलेस होता है, उसी तरह स्प्रिंग जो है उसको हम लोग आइडियल मानेंगे। आइडियल मानना मतलब तुम्हें क्या पता चल गया कि सर ये जो स्प्रिंग होगा ये मासलेस होगा, ये जो स्प्रिंग होगा वो मासलेस होगा। और अगर कभी भी तुम्हारा स्प्रिंग अगर मासलेस हुआ तो ये जो स्प्रिंग होता है ना, हमारे पास जो स्प्रिंग होता है जिसमें जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग के मानते हैं, ठीक है, जिसमें अगर तुमने एक डिस्प्लेसमेंट करवाया x, ये x मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट या तो इलोंगेशन या तो कंप्रेशन, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट x कराते हो ना, जितना इंक्रीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का लेंथ में कितना चेंज आया है, इंक्रीज या तो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब इधर पे डिक्रीज भी हो सकता है, कंप्रेस जब करोगे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब चेंज बोल सकते हो, घुमा फिरा के क्या बोल सकते हो, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चेंज। ये चेंज में दोनों चीज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हो गया, सोचो पहले 5 मीटर था, अभी कितना हो गया, अभी थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के या तो थोड़ा सा फोर्स लगाया तुमने, ये फोर्स तुमने जितना लगाया उसके वजह से वो अभी 5 से अभी 5.5 हो गया। तो ये जो x का वैल्यू है ना वो 0.5 लोगे, क्योंकि पहले 5 था, नेचुरल लेंथ 5 था, एक होता है नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ अगर 5 था, इधर से सोचो ये फिक्स्ड है, नेचुरल लेंथ अगर 5 था और तुमने अगर इसको डिस्प्लेस करा के अभी 5.5 में लाए तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 0.5, मतलब जितना लेंथ अभी है माइनस नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ को तुम L0 मान सकते हो, कितना मान सकते हो, L0। अच्छा जो भी है, लेकिन ये जो तुम्हारे पास जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को हम क्या कर सकते, हम इसको चेंज करके मतलब रिप्लेस कर सकते, इट कैन बी रिप्लेस, इट कैन बी प्लेस कर सकते बाय आइडियल स्प्रिंग। मतलब तुम स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग जैसा देख सकते हो, अगर वो आइडियल है तो तुम उसको स्प्रिंग जैसा देख सकते हो, मतलब जहां जहां स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जहां जहां क्वेश्चन में स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा उधर पे तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग लगा सकते हो, ऐसे स्ट्रिंग लगा सकते हो,
ठीक है। और इसमें जैसे तुम्हारा फोर्स आता है, देखना डिस्प्लेसमेंट में इधर पे किया तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, जो तुम्हें हुक्स लॉ ने बताया था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर बोल सकते हो, या तो इसको हम लोग इधर पे एफ एस बोलेंगे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। नेगेटिव क्यों, वो तुम्हें पता है, एक्स इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो एफ एस आता था वो आता था तुम्हारा माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स। ये नेगेटिव सिर्फ साइन आ रहा है डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब एक्यूरेट अगर तुम्हें लिखना है तो इधर पे वेक्टर और इधर पे वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये माइनस आ रहा है। ठीक है, इसके वजह से तो माइनस आ रहा है। तो इधर से हमें यह समझ आ रहा है कि ये इसको अगर मैंने रिप्लेस करके एक स्ट्रिंग बना दिया, मतलब स्प्रिंग को देखो, स्ट्रिंग सॉल्व करना आसान होता है, सबको टेंशन वगैरह समझ आता है ज्यादा स्प्रिंग से। तो जहां जहां स्प्रिंग देखोगे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक अगर है तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं स्प्रिंग देखने से मैं डर जाता हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, इस चीज को हटा के तुम एक स्ट्रिंग लगा लो, और ये स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा ना, इस बार सोचो इधर पे कुछ चीज है, ठीक है, एक मास है सोचो, तो इसके वजह से इस मास में जो टेंशन लगने वाला है, ठीक है, सोचो मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, सोचो क्या क्या दिया मैंने इसको एक्स डिस्टेंस इधर पे खींचा, तो इस बार इसमें एक टेंशन लगेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग को पकड़ के अगर तुमने खींचा तो इसमें टेंशन लगेगा, और ये टेंशन का वैल्यू इस बार तुम क्या कर देना, रिप्लेस करके के एक्स के बराबर कर देना। मतलब पहले टेंशन का वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद के एक्स का वैल्यू में पुट कर देना, मतलब के एक्स इक्वल टू टेंशन कर देना। और इधर से अगर किसी ने तुम्हें इलोंगेशन पूछा है, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो टी बाई एक्स। ठीक है, मतलब समझ आया क्या बात, मतलब ये बात हुआ कि जहां जहां स्प्रिंग है वहां तुम क्या कर सकते हो, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो तुम उधर पे क्या कर सकते हो, तुम उधर पे चेंज करके स्प्रिंग को तुम एक स्ट्रिंग बना सकते हो। क्या बना सकते हो, स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, ये बात है, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जहां पे तुम्हें अभी समझ आ गया कि ये x का मतलब क्या है, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका ग्राफ में उसका कैसे हमें स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ना, दो ऐसे ग्राफ बना के दे दिया तो तुम्हें पूछ सकता है कि किसका स्प्रिंग कांस्टेंट या तो स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेगेटिव स्लोप जो होता है एफ वर्सेस एक्स का, वो हमें क्या देगा, ये स्टिफनेस कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। चलो आगे आगे जाके हम लोग और भी चीजें समझते हैं, दैट इज कैसे हमें, ये स्लाइड को हटा देते, कैसे हमें इलोंगेशन निकालना है। ठीक है, अगर एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये चीज देखो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था इसको, कि अगर ये चीज है, अगर किसी को इससे डर लग रहा है तो तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम इसको चेंज करके एक स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी अभी स्प्रिंग पर रहे ना, सब कुछ आइडियल है, मासलेस है। ठीक है, मासलेस है, मैंने अभी इधर पे लिखा था ना कि मासलेस है। ठीक है, आइडियल स्प्रिंग का मतलब हो गया मासलेस, और मासलेस अगर है तो इस चीज को हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते। तो इसको ही मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद मैं ये लिख रहा हूं कि नीचे इसका क्या लगेगा, नीचे इसका mg लगेगा। नीचे क्या लगेगा, इसमें mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं टेंशन को mg के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, और मैंने तुम्हें यह बताया था कि टेंशन के जगह में हमेशा क्या लगा देना, के एक्स लिख देना। तो इधर से जो x का वैल्यू आया है वो आ जाएगा mg बाई के। क्या आ जाएगा, mg बाई के। देख लो अच्छे से समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे वार्क एनर्जी में। ठीक है, वार्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में फिर से करेंगे, तब इसका अंदर का और भी फिजिक्स है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा के समझेंगे। अभी के लिए यही आंसर है, इसको ही मैं वार्क एनर्जी में चेंज करवा दूंगा और इसका आंसर 2mg/k ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो सब चीजें हम लोग वार्क एनर्जी में समझेंगे जब एनर्जी कंजर्वेशन सीख लेंगे तब। ठीक है, अच्छा, यही चीज को अगर तुम्हें अगर डर लगता है स्प्रिंग, तो तुम इससे सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हें इससे ही सॉल्व करना है, स्प्रिंग लेके ही सॉल्व करना है, तो तुम समझो कि इसके पास एक वेट है, mg है, इसके पास एक वेट है, mg है। ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है क्या, देखो अभी इसका नेचुरल लेंथ हो सकता है एल नॉट में है, ये नेचुरल लेंथ एल नॉट में है, इसके साथ तुमने एक m क्या कर दिया, इधर पे प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट m, इसका वेट के वजह से ये थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब ये अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। देखो इट इज नॉट, इट इज, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है।
ठीक है, तो पहले इसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, तो ही तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अभी क्या क्या ये नेचुरल लेंथ में जब है, अभी नेचुरल लेंथ में है, इसके साथ एक मास मैंने लगा दिया, तो नेचुरल लेंथ में होने से क्या स्प्रिंग फोर्स लगता है क्या? नहीं। बट इसमें देखो समझ नहीं आ रहा है, ये बात मैंने सिंपल तरीके से तुम्हें बता दिया, क्योंकि हमें पता था टी के जगह में के एक्स बिठाना होता है, जो लास्ट स्लाइड में तुम्हें बताया। तो तुमने ऐसे करके आंसर तो निकाल लिया, बस इतना ज्यादा हमारा क्या नहीं हुआ, नॉलेज डेवलप नहीं हुआ कि क्या हुआ है अंदर में। ठीक है, तो क्या हुआ है वो समझो कि ये सबसे पहले तुम्हारा नेचुरल लेंथ में था, जिसके साथ एक मास मैंने अटैच कर दिया था, जिसके वजह से इस मास के वजह से नीचे mg लग रहा होगा। तो अभी मुझे बताओ क्या ये नेचुरल लेंथ में रहेगा? नहीं ना, mg इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, mg इसके लिए क्या हो गया? एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और इस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ये नीचे आ जाएगा। ये अगर नीचे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कुछ डिस्टेंस नीचे आने के बाद, देखो ये डिस्टेंस मैं इधर पे ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स से इधर पे अभी ये m इधर पे आ गया, मतलब इधर से अगर तुम देखोगे ना x डिस्टेंस नीचे आके, कितना डिस्टेंस, लेट्स से ये हो गया तुम्हारा चेंज, ये जो स्प्रिंग का जो लेंथ है ना, चेंज इन द लेंथ। ठीक है, लेंथ में जो चेंज आया ना, वो मैंने तुम्हें इधर पे दिखा दिया कि लेंथ में जो चेंज आया है वो कितना आया है, वो x आया है, इलोंगेट हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये स्प्रिंग अभी इधर पे नहीं है, ये पूरा अभी इतना सा स्प्रिंग बन गया, तो L नॉट प्लस x हो गया तुम्हारा पूरा लेंथ हो गया इसका स्प्रिंग का, समझ आ गया। तो अभी अगर तुम देखोगे ना, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पहले तो उसका नेचुरल लेंथ में था, वो पहले वो नेचुरल लेंथ में था, और अभी ये क्या है, अभी ये आ गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम। या अभी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस जगह में तुम क्या लगाओगे, mg नीचे की तरफ लगाओगे, और तुम अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये x खींच गया, देखो x नीचे इलोंगेट हो गया, तो ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स Fs। तो क्या मैं, क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, देखो नेचुरल लेंथ में था, और बिकॉज ऑफ दैट mg के वजह से वो थोड़ा नीचे आएगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब ऊपर जो Fs लग रहा है, क्योंकि वो खींच गया तो ऊपर Fs लगेगा और नीचे mg लगेगा, तो mg और Fs को क्या कर दोगे, तुम बराबर कर दोगे, और जहां से तुम लिख सकते हो, क्योंकि ये kx होता है इक्वल टू mg लिख सकते हो, और जहां से तुम लिख सकते हो x इक्वल टू, फिर से लिख सकते हो mg बाई k, जो कि मैंने इधर पे नोट करवा के दे दिया पहले, कुछ बिना समझाए मैंने तुम्हें इसको स्प्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने तुम्हें ये समझा दिया था कि आंसर इतना आने वाला है। और अभी मैंने तुम्हें समझा के बता दिया कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये x नीचे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तब जाके तुम ऐसे समझ के आंसर ये लाना था। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया ना बात। तो एक अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो उससे अगर हमें इलोंगेशन निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर तुम देखोगे ना, इसमें भी चलो हम लोग समझते, तो समझना कि ये पहले L नॉट में है, मतलब नेचुरल लेंथ में है, और मैंने इसमें एक m लगा दिया। ठीक है, एक मास ऊपर से अगर मैंने इसको लगा दिया, तो तुम पहले प्रोसेस समझो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, याद रखना स्प्रिंग को हमें पढ़ना है SHM और वर्क एनर्जी में भी हम लोग फिर से स्प्रिंग पढ़ेंगे, उसका एनर्जी वगैरह निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह स्टोर होता है उसमें, वो सब निकालेंगे। ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो सब हम लोग वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से स्प्रिंग हमें SHM में भी मिलेगा। ठीक है, और कुछ अलग अलग चैप्टर के साथ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या हो गया, अभी ये समझो, तुम ये समझ लो कि ये जो चीज है स्प्रिंग जो है वो, क्योंकि इसका वेट है, इसके वेट के वजह से, इसका जो mg है, इसके mg के वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे आ गया होगा। ठीक है, नीचे आ गया होगा, लेट्स से x नीचे आ गया, ये कितना नीचे आ गया, ये x नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका अगर तुम देखोगे तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन लेंथ अगर देखोगे, x का मतलब समझना, आगे जाके लगेगा में, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इसलिए मैं 2-3 बार लिख के तुम्हें समझा रहा हूं कि ये चेंज इन लेंथ लेना है, पूरा लेंथ नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम क्या करोगे, गलती से पूरा लेंथ ले लोगे। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं हर बार इधर पे लिख के तुम्हें बता रहा हूं कि हमें चेंज इन लेंथ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन लेंथ। अगर देखोगे ना, पहले L नॉट था, अभी क्या हो गया, अभी छोटा हो गया, दैट इज x कितना छोटा हो गया, x तुम्हारा चेंज हुआ है, L नॉट माइनस x हो गया अभी पूरा लेंथ। ठीक है, अच्छा जो भी है, तो अभी अगर तुम देखोगे तो क्योंकि ये नीचे ये कहां पे आया, नीचे की तरफ आया, तो x का अगर देखोगे डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, Fs।
ऊपर की तरफ कितना लगने वाला है, एफ एस लगने वाला है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। और नीचे की तरफ कितना लगने वाला है, नीचे की तरफ लगने वाला है एम जी। तो नीचे की तरफ एम जी है और ऊपर की तरफ एफ एस है, और क्योंकि ये इधर पे आके रुक गया होगा, ये नेचुरल लेंथ में था और ये इधर पे आके रुक गया होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, जिसके वजह से तुम अभी क्या लिख सकते हो, तुम अभी एफ एस को क्या कर सकते हो, एफ एस को तुम, ये जो एफ एस है वो एम जी के बराबर लिख सकते हो। तो इधर पे तुम लिख सकते हो के एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हो, एम जी। तो इधर से एक्स का वैल्यू जो आएगा इसमें भी आ जाएगा एम जी बाई के ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है, बट दोनों अलग अलग के से देख लो अच्छे से, दोनों अलग अलग के से, बट दोनों का आंसर देख लो सेम ही है। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीजें हमें समझना था कि डायरेक्शन किस तरफ होता है, क्या होता है, वो सब हमें इधर पे समझना था। ठीक है, चलो आगे आगे जाके देखो, हमारे पास अगर दो चीज आ गया, दो इधर पे दो चीज आ गया, तो इतना अभी मैंने तुम्हें एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। इधर पे दो चीज आ गया, तो क्या अभी दोनों को सोचोगे क्या, दोनों को सोचोगे क्या, नहीं। तो इसके वजह से मैंने तुम्हें यह बताया था कि इसको चेंज कर लो। तो जब तुम टेंशन में चेंज कर लोगे, मतलब जब एक रोप में चेंज कर लोगे, ठीक है, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर पे आसानी हो जाएगा। जब तुम इसको चेंज करके लगा दोगे और नीचे पे भी एक क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, और दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों स्प्रिंग को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तब तुम अभी मुझे बताओ कि आंसर क्या बताओगे, इसमें इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या कितना होगा, या तो इलोंगेशन कितना होगा, कुछ भी बता सकते हो। स्प्रिंग फोर्स पहले बता दो। तो मुझे पता है कि स्प्रिंग फोर्स को ही मुझे टेंशन के बराबर लिखना है, तो मतलब इस स्प्रिंग, इस रोप का अगर टेंशन बता दूं, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ये सब निकालना पहले ही सिखा दिया था। कैसे सिखाया था, मैंने ये बताया था कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के उठा लो ऊपर, और क्योंकि ये सब आइडियल है, इनमें तो मास है नहीं, तो इसको जब उठा लोगे ना, तब तुम्हें एम और एम 2m मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुम्हें, m और m का प्लस मिल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, उनका g लग जाएगा। तो 2mg हो जाएगा इसका स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग फोर्स। समझ आ गया बात। और स्प्रिंग फोर्स इसका कितना हो जाएगा, लेट्स से k1x, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो k1 है, तो k1x इक्वल टू तुम लिख सकते हो 2x1 लिख लेता हूं, x1 2mg। तो x1 अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लिख सकते हो 2mg डिवाइडेड बाई k1। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, सिंपल बात है, सिर्फ टेंशन निकाल दो। मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें, याद है क्या, इस चीज को उठा दो, ऐसे इधर से उठा दो, तो तुम्हें ये और ये चीज का क्या होगा, वेट नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसमें जो टेंशन आएगा वो 2mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2mg, m प्लस m 2mg आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, इसमें भी करते हैं, चलो अभी सेम चीज है कि इसका जो एफ आएगा ना, स्प्रिंग फोर्स, वही तो टेंशन के बराबर होगा। तो इसका टेंशन क्या होगा, तो इधर से इसको उठा लो, इधर से जब इसको उठाओगे तो सिर्फ और सिर्फ m का वेट इस स्प्रिंग में लग रहा है, इसके वजह से इसका जो आएगा वो आ जाएगा mg, इसका जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा mg के बराबर। और क्योंकि fs के जगह में, क्योंकि ये k2 दिया हुआ है, देखो k2 दिया हुआ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा x2 आएगा। ठीक है, चेंज जो आएगा x2 आएगा, और k2 x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg आ जाएगा। इसलिए तुम इधर पे x2 इक्वल टू क्या कर सकते हो, mg बाई k2 लिख सकते हो, mg बाई k2 लिख सकते हो। ठीक है, mg बाई k2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर पे अगर 3 है तो 3 को भी तुम आराम से क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, मैं इधर पे लिख दे रहा हूं, तुम्हें बस नोट करना है, क्योंकि इसमें समझने का कुछ है नहीं, क्योंकि हमने टेंशन में ये सब पढ़ के रखा था। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग अगर आइडियल है तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, उसको स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर पे देख लेना, ये इसमें अगर तुम्हें fs चाहिए, fs1 लिख देता हूं अभी के लिए, fs1 इसमें अगर चाहिए तो तुम लिखोगे, देखो इसको उठाओगे तो m 3m आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा, इसमें 3mg आ जाएगा। और इसमें इलोंगेशन कितना है, तो मैंने इसमें k1 पकड़ा था, तो k1x1 इक्वल टू 3mg आ जाएगा। तो जहां पे 1 को लिख सकते हो 3mg बाई k1, क्या लिख सकते हो, 3mg डिवाइडेड बाई k1। ठीक है, उसी तरह इसमें भी अगर तुम्हें लिखना है तो fs2 तुम लिख सकते हो। ठीक है, fs2 तुम लिख सकते हो, और इसको अगर उठाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का वेट जो है ना, इसमें लगने वाला है, दैट विल बी 2mg। कितना लगने वाला है, 2mg लगने वाला है, दो ही मास है ना नीचे, 2mg। और इस चीज को तुम क्या कर सकते हो, k2x2
ठीक है, K2X2 इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो 2mg। ठीक है, इसको ही अगर तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2mg/K2। ठीक है, बाकी तो सेम आ जाएगा लास्ट वाला के जैसा। कि इसका भी अगर आंसर निकालना है तुम्हें, FS3 अगर तुम्हें निकालना है, FS3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा K, या तो डायरेक्ट इधर से उठा लो इसको, तुम क्या करोगे, mg को तुम लिखोगे K1x1 के बराबर। क्या लिखोगे, तो अच्छा इधर x1 लिखा था क्या, इधर x2 लिखा था, तो इधर 2, तो इधर पे 3 लिख देते, तो K3x3 के बराबर लिखोगे, जहां से x3 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा mg/K3 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो हमने सीखा था पहले वही चीज इधर पे हम लोग ने अप्लाई किया, दैट इज टेंशन। ठीक है, टेंशन जो तुमने सीखा था वो इधर पे अप्लाई करो तो तुम्हें हर एक चीजें इधर पे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, आराम से नोट कर लेना और आगे चलो मेरे साथ साथ। देखो अच्छा, इधर पे अगर इंक्लाइन के साथ भी हुआ ना तो भी क्या करेंगे, सेम चीज, इंक्लाइन के साथ भी अगर हो गया ऐसा ही कुछ अगर इंक्लाइन के साथ हो गया तो तुम क्या करोगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं, तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। अगर मैंने इधर पे इसको एक m लगाया, ठीक है, और इधर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो मैं इधर पे एक लगा दूंगा क्योंकि ये आइडियल है। ठीक है, ये आइडियल है, तो ये अगर आइडियल है तो तुम्हें पता होगा कि इसमें जो लगने वाला है ना, इसमें लगने वाला है तुम्हारा टेंशन इस तरफ। ठीक है, और तुम्हें पता है कि टेंशन के जगह में हम लोग बाद में क्या बिठा सकते हैं, K×X। ठीक है, FS, टेंशन जो होता है वही FS होता है, जिसको हम लोग K×X बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इधर पे अगर तुम देखोगे नीचे की तरफ, और ये अगर तुम देखोगे, क्योंकि ये थीटा मैंने मान लिया, तो इस तरफ अगर तुम देखोगे तो इस तरफ आएगा तुम्हारा mg, ये सब तो याद हो गया होगा अभी तुम्हें, साइन थीटा, और इस तरफ आने वाला है mg कॉस थीटा, और इस तरफ आने वाला है नॉर्मल। तो नॉर्मल तो mg कॉस थीटा को हमेशा बैलेंस कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल हमेशा क्या कर रहा है, नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो इस बार अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो टेंशन और mg sin थीटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अगर रहना है, अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो इसका मतलब टेंशन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। वेरी सिंपल, वही बात है, इजी बात है कि टेंशन को तुम क्या लिख सकते हो, fs लिख सकते हो, और fs का वैल्यू इधर पे mg साइन थीटा आ चुका है। तो इसमें अगर तुम्हें इलोंगेशन पूछ लिया, इलोंगेशन तुम लिखोगे kx इक्वल टू mg साइन थीटा लिखोगे। ठीक है, और इधर से अगर x किसी ने पूछ लिया तो तुम बताओगे mg साइन थीटा बाई k। बस इतना ही है, कुछ इधर पे एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से, कुछ भी चीज समझ नहीं आया तो कमेंट करके हमेशा बताना। ठीक है, चलो आगे। आगे जाके तुम्हें क्या मिल रहा है कि स्प्रिंग एक है वो कनेक्टेड है, और ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, जिसमें इधर से तुम क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो। तो तुम्हें चाहिए इसका क्या चाहिए होगा, तुम्हें यही चाहिए होगा कि तुम्हें निकालना है इलोंगेशन, इलोंगेशन या तो कंप्रेशन, मतलब एक्स निकालना है, फाइंड एक्स मतलब तुम्हें पता है कि चेंज। ठीक है, स्प्रिंग का लेंथ में कितना चेंज है वो हमें निकालना है। तो इधर से अगर तुम इस इंक्लाइन को इस तरफ पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा बना देते। अच्छा बनाने के लिए मैंने इधर से, सोचो, मैंने इधर पे 10 न्यूटन इस तरफ से लगाया। ठीक है, मैंने फोर्स इस तरफ से लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, और इधर से मैंने इसको एंगल दे दिया 53 डिग्री। ठीक है, और थोड़ा अच्छा बना दिया, सोचो। ठीक है, तो क्या होगा, तुम अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स का जो कंपोनेंट है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मास कुछ होगा m, लेट से, वो मास हमें चाहिए भी नहीं, बट तुमने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 10 न्यूटन अभी दो हिस्सों में इधर पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक हॉराइजेंटल आएगा, एक वर्टिकल आएगा। वर्टिकल वाला तो इस है ना, ये इसका नॉर्मल जो आएगा। ठीक है,
और इसका जो mg जो आएगा वो मिलके उसको बैलेंस आउट करेगा। हमें तो ये स्प्रिंग का चाहिए सिर्फ। ये स्प्रिंग में क्या हो रहा है चलो देखते हैं। इधर से देखना कि ये 53 होने से ये 37 होके ये फिर से 53 हो जाएगा, और ये अगर 53 होता है तो ये 10 होने से इस तरफ आएगा 10 cos 53, बट ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये वाला, दैट इज 10 sin 53 हमें चाहिए। और 10 sin 53 के वजह से 10 sin 53 के वजह से ये इंक्लाइन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। तो मतलब ये स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करने वाला फोर्स अगर तुम्हें मिल जाए तो काम हो जाएगा, दैट इज 10 sin 53 तो इसको कंप्रेस कर रहा है। तो मतलब जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, देखो इसको अगर कंप्रेस इस तरफ करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगने वाला है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्योंकि तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो एक्स, लेट से एक्स कंप्रेस कर रहे हो, तो एफ एस इस तरफ लगेगा, और एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्या है? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, मतलब जब इक्विलिब्रियम में होगा, जब इक्विलिब्रियम में होगा मतलब ये फोर्स और ये फोर्स जब बराबर हो जाएगा तब का बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो तब के बारे में अगर मैंने बात किया तो तुम क्या लगा सकते हो, या तो मैक्सिमम अगर कंप्रेशन हमें निकालना है, वो भी मैं बोल सकता हूँ इधर पे, मैक्सिमम अगर कंप्रेशन हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एट द इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे लिख दो, या तो मैक्सिमम कंप्रेशन लिख लो, वो भी चल जाएगा। हमें निकालना है मैक्सिमम कितना हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन अगर करना है तो एफ एस हो जाएगा तुम्हारा, एफ एस का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो के एक्स मैक्स में लिख सकता हूं। ठीक है, के एक्स मैक्स तुम कितना कर सकते हो, इसको कितना कंप्रेस कर सकते हो, जितना तुम्हारा फोर्स है उतना तक ही कर सकते हो, उतना ही फोर्स लगा सकते हो, उतना ही फोर्स वो रिस्टोर होकर तुम्हें ऑपोजिट में लगा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो तुम कितना लगा रहे हो, तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तुम लगा रहे हो 10 sin 53 लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो 10 sin 53, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स मैक्स हो जाएगा। ठीक है ना सब कुछ। तो sin 53 होता है तुम्हारा 4/5, क्या होता है 4/5, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 100, और ये तुम्हारा एक्स मैक्स हमें चाहिए। ठीक है, एक्स मैक्स हमें चाहिए। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 100 एक्स मैक्स, और ये न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर होगा एक्स के का ऐसा यूनिट। ठीक है, अच्छा इधर से अगर तुम देखोगे तो एक्स मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा 8/100, क्या आ जाएगा 8/100, 0.08 मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 0.08 मीटर हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन है। कैसे निकालना है देख लो, बहुत सिंपल सा बात है कि मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तब क्या हो जाएगा, जितना स्प्रिंग फोर्स है उतना ही तुम, जितना एक्सटर्नल तुमने दिया था उतना ही तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, तभी तुम्हारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इधर पे देखना तो तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें इधर पे दो स्प्रिंग दिया हुआ है और बीच में एक मास लगा हुआ है। ठीक है, तुम्हें दो स्प्रिंग दिया हुआ है और बीच में एक मास लगा हुआ है, एक बॉल लगा हुआ है, ऐसा सोच लो, ये मास लगा हुआ है, और इसका जो नेचुरल लेंथ है ना वो एल दिया हुआ है, इसका नेचुरल लेंथ कितना दिया हुआ है एल, और इसका नेचुरल लेंथ भी कितना दिया हुआ है एल, मतलब दोनों आइडियल है, दोनों सेम है, आइडियल है। ठीक है, दोनों अगर आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल भी है और आइडियल भी है। ठीक है, अच्छा मास नहीं है तो आफ्टर सम टाइम देखो, क्योंकि इसका जो क्या होता है mg जो होगा वेट की वजह से, आफ्टर सम टाइम ये नीचे देखो, इधर से ये नीचे x डिस्प्लेस कर गया, कितना डिस्प्लेस हो गया, x डिस्प्लेस हो गया, ये देखो नीचे आ गया, मतलब x डिस्प्लेस हो गया, और ड्यू टू दिस x डिस्प्लेसमेंट अभी ये स्प्रिंग ऐसा हो गया और ये स्प्रिंग ऐसा हो गया। पहले ये स्प्रिंग का लेंथ l था, अभी इस स्प्रिंग का लेंथ हो गया, देखो ये x हो गया, ये l हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √L² प्लस x²। और इधर से भी अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा क्या हो गया, ये l हो गया, ये x हो गया, तो ये फिर से कितना आ गया √L² प्लस x²। तुम अगर देखोगे ये l था, अभी देखो लेंथ कितना हो गया √L² प्लस x² हो गया, तो तुम देखोगे ये जो लेंथ है ये ज्यादा हो गया अभी, मतलब इलोंगेट हुआ है। तो तुम्हें कौन सा वाला लेना है, तुम्हें x का जो वैल्यू है ना वो लेना है कि कितना चेंज हुआ है। तो कोई कोई क्या करते हैं कि ये लेंथ को ही यूज कर लेते, तो गलत हो जाएगा, तुम्हें इलोंगेशन कितना हुआ वो लेना है।
तुम्हें क्या लेना है, इलोंगेशन कितना हुआ। तो इलोंगेशन अगर इधर पे तुम देखोगे ना, तो ये एल है और इधर पे अभी कितना हो गया, इधर पे अभी हो गया रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलोंगेशन कितना हुआ, ये लेंथ से ये लेंथ को जब माइनस करेंगे तो थोड़ा छोटा सा एक वैल्यू निकलेगा, दैट इज योर इलोंगेशन। ठीक है, अच्छा चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये निकालना है कि हमें क्या निकालना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक इज कमिंग डाउन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ये जो ब्लॉक है, ये जो मास है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, क्योंकि नीचे mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और मैं स्प्रिंग को हटा के इधर पे दोनों जगह में स्ट्रिंग लगा दिया, दोनों जगह में क्या लगा दिया, मैंने स्ट्रिंग लगा दिया। और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो सेम एंगल वगैरह बन रहा होगा, इसलिए सेम टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, दोनों में और इसमें टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसका कोई टेंशन मत लेना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया मैंने। और इधर पे देख लेना, इसमें जितना टेंशन लगने वाला है इसमें भी सेम टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, टेंशन तो सेम ही लग रहा होगा। और अगर मैंने इसको एंगल एंगल कुछ मान लो, ठीक है, एंगल कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो किसको एंगल मान लूँ, किसको एंगल मान लूँ, मैं अगर इसको एंगल थीटा मान लूँ, ठीक है, वर्टिकल के साथ इसको एंगल थीटा मान लिया मैंने। ये अगर एंगल थीटा है तो इस तरफ कितना जाने वाला है, इस तरफ टी कॉस थीटा एक के लिए आने वाला है, और इसका भी टी कॉस थीटा ऊपर जाने वाला है। तो मतलब इधर पे टू कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा लगने वाला है। ठीक है, अच्छा इधर पे कुछ होने वाला है क्या, यस इधर पे होने वाला है, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लिखने नहीं लिखने से भी चलता है, दैट इज इसका टी साइन थीटा, इसका टी साइन थीटा इस तरफ आना है, और इसका जो टी का साइन थीटा इस तरफ आएगा, और दोनों कैंसिल आउट होना है। क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर मत कर देना हमेशा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे का फोर्स mg माइनस ऊपर का फोर्स क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। समझ आ गया बात, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू एम ए, ये मैंने इधर पे यूज कर दिया। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन चाहिए, एम से डिवाइड कर दो तो ये जी आ जाएगा, एम से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा, कॉस थीटा इधर रह जाएगा, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। बट इधर पे साथ थीटा वगैरह तो वेरिएबल है, टेंशन भी वेरिएबल है, चलो निकाल लेते हैं। टेंशन क्या होगा, टेंशन टेंशन तो एफ एस के बराबर होता है, और एफ एस तो तुम्हारा के एक्स के बराबर होता है। के तो इधर पे दिया हुआ है, के तो दिया हुआ है, के है। और एक्स अगर तुम देखोगे ना, एक्स को कितना लेना है, एक्स मतलब कितना लेंथ में चेंज आया है, ये एल था अभी कितना है, इतना है, मतलब फाइनल से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा, इससे इसको जब माइनस करोगे तो ही तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, दैट इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पहले जितना था, दैट इज। तो ये होगा तुम्हारा टेंशन का वैल्यू। ठीक है, तो टेंशन की जगह टेंशन बिठा देंगे, और कॉस थीटा पहले निकाल लो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बनाओ इधर पे, ट्राइंगल अगर बनाओगे इधर पे, अगर ये थीटा है तो किसी जगह से देखो तुम, इस जगह से अगर देखोगे, ठीक है, ये ट्राइंगल अगर देखोगे, ये ट्राइंगल, इसमें ये थीटा होने से ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो तुम ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कॉस थीटा अगर चाहिए तो बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो एक्स बाई दिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं राफ कर देता हूँ, मैं इधर पे एक्स बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर पे लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस थीटा की जगह में मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में इधर पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब जब मैं इधर पे लिखूंगा तो मुझे g माइनस टू टी के जगह में, टी के जगह में तुम बिठाओगे, टी के जगह में बिठाओ के रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा टी के जगह में, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और कॉस थीटा अगर तुम देखो ना, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। जल्दी से देख लो। चलो आगे, और आगे जाके हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को इधर पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट लगा के लिखना। जब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को या तो इसको लिख सकते हो तुम, रिलेशन बिटवीन
स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो लेंथ है और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग का जो लेंथ है, दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन है जिसको हम लोग इधर पे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग इधर पे नोट करेंगे अच्छे से। क्या किस किस के बीच में? स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के हो गया, के, ठीक है, और स्प्रिंग का जो लेंथ है, स्प्रिंग का जो लेंथ है, स्प्रिंग का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग का जो लेंथ है उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, इट इज एल। एल और के बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें इधर पे एग्जांपल से सिखाऊंगा कैसे। देखो, सोचो मैंने एक स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है हमारा, ठीक है, इसका अगर लेंथ देखोगे तो एल लिख दो और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को तुम के लिख दो। ठीक है, लेंथ को एल लिख दो और स्प्रिंग कांस्टेंट को तुम क्या लिख दो? के लिख दो। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है तुम्हारा L/2। ठीक है, साइज में मत जाना। और मैंने क्या किया, और एक मैंने इधर पे L/2 में इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया। अभी मैंने इसको L/2 और L/2 में इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो हमें यह बताना है कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें क्या चेंज आया, या तो उसका दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा। इसका तो के था, एल जब लेंथ था, अभी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा। तो इसके लिए तुम्हें इधर पे पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखना हमेशा, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट इज, तुम देखोगे तो के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा कहां। ठीक है, ये चीज याद रखो कि के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर लेंथ 2 टाइम्स घट गया तो के 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर इधर पे देखोगे तो लेंथ क्या हो गया? 2 गुना कम हो गया। तो जो के है वो पहले के था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका 2k हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। समझ आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको 2 गुना कमाया तो ये 2 का ज्यादा हो जाएगा। इसमें मैंने क्या कर दिया? 2 गुना ज्यादा कर दिया। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे अभी, तो अभी तुम्हें आई होप समझ आ गया कि 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हमें इसको तोड़ना है। ठीक है, ये बस एग्जांपल है और कुछ नहीं। ये एग्जांपल से कि अगर मुझे एल लेंथ कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है, इसको ही मुझे अगर इधर पे 3 इक्वल लेंथ में अगर तोड़ना है, मतलब ये L/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर देखोगे तो ये आ जाएगा L/3, और अगर प्लस दोगे तो ये हो जाएगा L/3। ठीक है, तो 3 हिस्सा हो गया इसका। तो अभी तुम्हें चाहिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3 गुना कम हुआ है। कितना गुना कम हुआ है? 3 गुना कम हुआ है। तो इसका मतलब 3 गुना क्या हो गया तुम्हारा? इसका के जो है ना वो 3 गुना ज्यादा हो गया। ये हो गया देखो तुम्हारा 3k। कितना हो गया? 3k हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे n पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, कितना पार्ट्स? n पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि n पार्ट्स में इसको अगर हमें डिवाइड करना है, कि ये तुम्हारा l है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा l है, और इसको मुझे n इक्वल पार्ट्स में, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, और इसको अगर मुझे n इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ना है, कितना? n इक्वल पार्ट्स में इसको अगर तोड़ना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा L/n, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में हमें तोड़ना है। L/n प्लस कर करके हमें और L/n, उसी तरह और एक दिखा रहा हूँ, दैट इज इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा? L/n। उसी तरह हमें n टाइम्स इधर पे इसको काटना है। n टाइम्स हमें इधर पे क्या करना है? इसको कट करना है। तो अगर तुम देखोगे तो L इधर पे क्या हो रहा है? n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। अगर L n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब K n टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसमें आ जाएगा Nk, क्या आ जाएगा? इसमें Nk आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? Nk आ जाएगा। इसमें भी आ जाएगा Nk, इसमें भी आ जाएगा Nk। समझ आ गया? ऐसे ही करके
तुम्हें समझना है बात, ठीक है। बट इधर पे मैंने जितना भी लिया वो सब देखो इधर पे इक्वल लेंथ का लिया। लेकिन अगर ऐसे हो गया कि लेंथ को मैंने क्या किया, इफ द लेंथ इज इन 1:2 रेशियो, ठीक है, 1:2 रेशियो में अगर है तो क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये लेंथ है तुम्हारा एल, जिसका के है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। मैंने इसको ऐसे तोड़ा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे तोड़ा कि ये हो गया पहला पार्ट अगर तुम देखोगे 1, लेकिन दूसरा पार्ट अगर देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है 1:2। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिंपल बात है, 1:2 का मतलब क्या हो गया, टोटल अगर 1 और 2 को प्लस करोगे तो 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो 3 पार्ट, तो एल को अगर देखोगे एक पार्ट हो गया तुम्हारा एक, और ये 2, इधर पे अगर देखोगे 1:2, मतलब 1 और 2 को पहले प्लस करके 3 कर दो, ठीक है। और उसके बाद एक पार्ट है ना, एक पार्ट मतलब हो जाएगा L/3, और 2 पार्ट का मतलब हो जाएगा 2L/3। दोनों को प्लस करो फिर से L ही मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें L को ऐसे तोड़ना है, देखो 3 से डिवाइड करना है, 1:5 अगर दे देता तो 1 + 5 मतलब 6 हो जाता, तो मैं 6 से डिवाइड कर देता, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा L/3 और ये हो जाएगा 2L/3। अब मुझे बताओ, इसका तो K था बट इसका कितना होगा, ये 3 गुना कम हो गया तो इसका 3K हो जाएगा, समझ आएगा बात, इसका 3K हो जाएगा। और इसका देखो 2/3 टाइम्स कम हो गया है, तो उल्टा होता है हमेशा, तो ये आ जाएगा 3/2K हो जाएगा इसका। बोलो ये समझ आया क्या बात, ठीक है। K का वैल्यू मैं समझा रहा हूँ कि K और लेंथ में कैसे चेंज होता है, लेंथ अगर चेंज करोगे तो K चेंज होगा। अभी कैसे होगा, कैसे होगा वो चीज मैंने इधर पे तुम्हें समझाया कैसे होगा। अगर 3 गुना लेंथ कम हो गया है तो 3 गुना K बढ़ना चाहिए, अगर 2/3 टाइम्स अगर लेंथ हो गया है तो 3/2 टाइम्स तुम्हारा K हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर कोई सोच रहा है कि सर और एक दिखा दो, तो मैं इधर पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लेंथ तुम्हारा L है, इसका कांस्टेंट K है, आगे लगेगा ये SHM में भी लगेगा ये, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा SHM का थोड़ा सा पार्ट, मैं इधर पे दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। कुछ आगे का चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट मैं बोल दूंगा कि ये होता है तो कैसे करेंगे, ये चीज फिर से हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट को अगर तुम देखोगे, ये चीज को अगर तुम देखोगे, तो मैंने इसको तोड़ा लेट्स से 3:5 में, कितना में तोड़ा 3:5 में। तो कोई कोई डर जाएंगे कि कैसे इसको निकालना है। 3:5 मतलब क्या हो गया, 3 + 5 8 हो जाएगा, तो 8, तो हमारे पास एक तो 3 वाला पार्ट है और एक हमारे पास थोड़ा बड़ा दिखेगा, दैट इज 5 वाला पार्ट है, ठीक है। तो 3 वाला पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ L है और 3 और 5 मिला के 8 हो गया, तो L/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा L/8। बट इसका 3 पार्ट है ना, इसलिए 3 से इंटू कर दो, और L/8 कर दो, बट इसका कितना है 5 पार्ट है, इसलिए 5 से इंटू कर दो। एक हो जाएगा 3L/8 और एक हो जाएगा 5L/8। प्लस करके देख लो फिर से तुम्हारा L आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/8 हुआ है ना, तो K उसका हो जाएगा 8/3, और ये 5/8 हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा 8/5। ऐसे होता है तुम्हारा K और L का रिलेशन। जल्दी से अच्छे से नोट कर लो, समझ लो अच्छे से, और फिर आगे चलो और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो जेई में आया था ये क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग है जो अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड लेंथ, अच्छा अनस्ट्रेस्ड अगर तुम्हें बता दे इधर पे, तो इसका मतलब नेचुरल लेंथ ही है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो डरना नहीं है कि क्या हो गया अनस्ट्रेस, मतलब अभी स्ट्रेस हम लोग ने स्ट्रेच नहीं किया, स्ट्रेच अगर नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगेगा अभी। और इसका लेंथ L है, और इसका अगर तुम देखो फोर्स कांस्टेंट कितना है K है। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ लेंथ L1 and L2, L1 equal to n times L2, n is an integer, the ratio of K1 by K2 of the corresponding force constant K1 and K2 will be। हमें चाहिए रेशियो K1 by K2 का। तो हमें पता है कि ये जो लेंथ दिया हुआ है ना, देख लो अच्छे से बात है कि ये जो इसका लेंथ L है, अभी हम लोग ने सीखा था उसी तरह ही हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। अभी कैसे यूज करेंगे, जिसका इसका लेंथ क्या था L था, इसका लेंथ अगर L था तो मैंने क्या किया, मैंने इसको L1 मतलब ये जो L1 है ना, ये L1 है, और मैंने इसको प्लस किया L2 के साथ, ठीक है, ये कुछ L2 है। बट ये तुम सोचो कि अगर ये L1 है, L1 कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा ना। जैसे L1 और L2 का एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इधर से तुम्हें पता चल जाएगा कि L1 by L2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा n/1,
क्या आ जाएगा, L1/L2 आ जाएगा n:1। मतलब हमने इसको n:1 में तोड़ा है, ठीक है। n:1 में अगर तुमने इसको काट किया है तो n+1 हो जाएगा ना तुम्हारा टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इधर भी क्या हो जाएगा, तो पूरा l बाई क्या हो जाएगा, n+l। और पहला वाला अगर देखोगे n टाइम से, इसलिए n से इंटू किया, और दूसरा वाला अगर देखोगे 1 टाइम से, दूसरा वाला क्या है 1 टाइम से, तो मतलब l/n+ यही रहने वाला है। तो इधर पे अगर इसका अगर हमें k1 चाहिए, इसका k1 क्या हो जाएगा, k1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, दैट इज n+1/n। और इसका अगर k2 चाहिए तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। उल्टा होता है ना, हमेशा उल्टा होता है ना। तो इसको उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा कर दो, बाई n हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो बाई 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। बस लेंथ तुम्हें निकाल लेना है। लेंथ अगर आ गया तो k को उल्टा करके रख सकते हो। हमें तो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ k1/k2 चाहिए था हमें। तो k1 अगर k2 निकालोगे तो n+1/n, और नीचे अगर तुम देखोगे k2 जो आएगा वो n+1 आएगा। तो इधर से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/n। जल्दी से नोट कर लेना, कुछ है नहीं, देख लो। हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे ये क्वेश्चन आया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दो मास है ए एंड बी, ईच ऑफ मास m। तो देखो इधर पे a है, a का मास कितना बताया गया है, m है, और इसका भी मास क्या है, m है। और उनके बीच में एक मासलेस स्प्रिंग है, ये बताया गया है। और एक फोर्स है जो बी पे लग रहा है। देखो फोर्स इधर पे एक है जो कि बी पे लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स जो है वो बी पे लग रहा है, तो ये बी है, इसमें फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम मास बी, तो क्योंकि मैंने इधर पे फोर्स लगाया तो ये जो ए है, तो लेट्स से ये जो ए है इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है इस तरफ, ठीक है। ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम बी विथ एक्सेलरेशन ए, देन एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए, बी का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अगर हमें इस और ये बताया कि अवे फ्रॉम, ये इसका अवे जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसका अवे जा रहा है तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये अगर इस तरफ आ रहा है तो ये अगर इस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर इस तरफ होगा तो मतलब टुवर्ड्स हो गया। हमें तो ये बताया गया कि बी जो है वो अवे जा रहा है, मतलब बी का भी एक्सेलरेशन अगर मुझे पकड़ना है तो ए डैश इस तरफ पकड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था सिंपल एक कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर तुम्हें पूरा सिस्टम में पता है उसको तुम हमेशा समेशन ऑफ एम ए के बराबर कर देना। एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम देखोगे ना, इसमें स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल नहीं होता है, स्प्रिंग इंटरनल फोर्स होता है, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है। इसी तरह इधर पे अगर देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, दैट इज एफ। और एफ इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ एम ए कर सकते हो। इसका अगर मास देखोगे एम है और इसका एक्सेलरेशन देखोगे ए डैश है, इसका अगर मास देखोगे एम है और इसका अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो ए है, ठीक है। ये भी एम ए हो गया, ये भी एम ए डैश हो गया। तो इधर से हमें बस क्या निकालना था, ए डैश का वैल्यू निकालना था। तो एम को कॉमन ले लो, सबसे पहले क्या करो, एम को कॉमन ले लो। एम को कॉमन लेते ही तुम्हें ए डैश प्लस ए मिल जाएगा, और इधर से एफ बाई एम इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, ए डैश प्लस ए। तो इधर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एफ बाई एम माइनस क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा ए डैश, ठीक है। तो सिंपल आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। बट इसका मैं एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसको दूसरा वे में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर पे फोर्स लगाया, इसके वजह से ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा इस तरफ आने का ट्राई करेगा, जिसके वजह से स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगने वाला है। और इस पॉइंट में अगर स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस पॉइंट में स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। दोनों का मैंने स्प्रिंग फोर्स दे दिया। तो ये बस इधर पे इक्वेशन लिखो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस तरफ जा रहा है ये, तो ये एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, एफ एस नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू एम, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए डैश। ऐसे कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगा तुम्हें। और दूसरा इक्वेशन तुम्हें क्या मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट देखो इस तरफ आ रहा है तो एफ एस पक्का इस तरफ ही लगेगा, इसके वजह से तो इस तरफ आ रहा है ना। तो इस तरफ आ रहा है तो ये मैं लिख सकता हूँ एफ एस, और उस तरफ कुछ नहीं है तो एफ एस माइनस जीरो इक्वल टू एम ए कर सकता हूँ। एम और ए देखोगे, ए दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया तो एफ एस क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो तो एफ एस गायब हो जाएगा, और तुम इसको प्लस करोगे तो देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं, सेम आंसर आ गया कि नहीं। इधर से भी तुम अगर ए डैश निकालोगे तो आंसर आ जाएगा एफ बाई एम, और माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
ठीक है, सेम आंसर देखो, दो अलग अलग वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आसान वाला मेथड है, ये बहुत जगह में अप्लाई होता है। लास्ट लेक्चर अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, बहुत जगह में हम लोग ये फंडा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आगे जाके देखो, हमें अभी जो हम लोग ने किया है ना, ऐसे ही हम लोग को और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो हमें और दो क्वेश्चन ऐसे ही, तुम इक्वेशन लिख के भी करो, या तो तुम मैंने जो फंडा तुम्हें बताया ऐसे सॉल्व करो, दोनों से ही हो जाएगा काम। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ elongation of the spring when two blocks of mass 5 kg and 10 kg are connected through it. Acceleration of 5 kg is 2 meter per second square when 50 Newton is applied to it. Also find acceleration of second block. क्या निकालना है? हमें यह दिया गया है कि इधर पे एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ दो चीज कनेक्टेड है, एक मास इधर पे कनेक्टेड है और एक मास इधर पे कनेक्टेड। ठीक है, ये समझ आया बात? एक है तुम्हारा 5 kg और एक है हमारा 10 kg, आर कनेक्टेड थ्रू इट। एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। तो इसमें मैंने एक 50 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर पे दिया और हमें ये दिखाई दिया कि ये जो तुम्हारा 5 kg है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है। लेट्स से जिस तरफ फोर्स लगा है उस तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसमें के भी दिया हुआ है, के का वैल्यू भी दिया हुआ है, दैट इज 500 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया स्टिफनेस कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा। ठीक है, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ वो भी हमें चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने जो फंडा बताया वो यूज करोगे तो जल्दी से तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। दैट इज, मैंने सिंपल फंडा तुम्हें ये दिया था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम में, उसको समेशन ऑफ, इसको क्या करो, समेशन ऑफ एम ए के बराबर कर दो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम देखोगे ना तो 50 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, और एम अगर तुम देखोगे ना तो 5 है इसका, और एक्सेलरेशन अगर देखोगे ना तो 2 है इसमें। ठीक है, इसमें भी अगर जाओगे तो इसका 10 है और इस तरफ इसका एक्सेलरेशन लेस से ए है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 50 इक्वल टू आ जाएगा 10 और इधर पे आ जाएगा 10 ए आ जाएगा। 10 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा 1 प्लस ए, क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ए मिल जाएगा। ये काट दो तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आने वाला है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, इस चीज को ही, तो ये तो तुम्हारा एक पार्ट का आंसर आ गया, बट मैं इसको फिर से तुम्हें दूसरा मेथड से भी सिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा आसान तुम कम कर सकते हो, ताकि जो इलोंगेशन है ना वो भी हम लोग आसानी से निकाल सके। इलोंगेशन तभी आएगा अगर तुमने क्या निकाल लिया, स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया। तो इस स्प्रिंग फोर्स को में निकालना है तो तुम देखोगे कि इस तरफ ये जा रहा है तो इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, इस तरफ ये जा रहा है तो इस तरफ लगेगा तुम्हारा के एक्स, या तो मैं अभी के लिए के एक्स ना लिख के स्प्रिंग फोर्स एफ एस लिख देता हूँ, या तो टेंशन लिख देना, इसको हटा के एक रस्सी लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा ये आगे की तरफ जा रहा है तो पक्का स्प्रिंग फोर्स इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे होने वाला है थोड़ा सा, ये अगर थोड़ा स्पीड से जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली स्पीड से जा रहा है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अच्छा, तो जो भी है ये इस तरफ आ रहा है तो ये स्प्रिंग फोर्स के वजह से ही ये इस तरफ आएगा, तो इसके वजह से मैंने इधर पे लिखा कि ये है तुम्हारा 50। ठीक है, और माइनस अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा एफ एस इक्वल टू, अगर देखोगे तो एम। तो इधर से तुम देखो एफ एस का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। एफ एस का वैल्यू तुम्हें कितना मिल रहा है, 10। एफ एस का वैल्यू अगर तुम देखो तो हमें मिल रहा है 50 माइनस 10, 10 नहीं 50 माइनस 10 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 50 माइनस 10 दैट विल बी 40 मिल रहा है हमें। एफ एस का वैल्यू देखो तो 40 मिल रहा है कि नहीं तुम्हें। ठीक है, ऐसे देख लो, या तो इधर से इक्वेशन लिख के भी देख लो ना तो भी तो चलेगा। एम ए देखो इसमें फोर्स एक ही लग रहा है, दैट इज एफ एस, और एफ एस इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, जो भी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो इसका एम है 10 और इसका एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो 4 है, तो इधर पे 4 बिठा दो तो भी तुम्हें 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो 40 न्यूटन फोर्स इसमें लग रहा है। ठीक है, तो न्यूटन तो लग रहा है, ये 40 न्यूटन को तुम के एक्स के बराबर कर दो, एफ एस को तुम क्या करो, के एक्स के बराबर कर दो। तो ये आ गया तुम्हारा 40 और के हमारे पास है 500 और x हमें निकालना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 40 डिवाइडेड बाई
500। तो इधर से आ जाएगा 4/50 आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर या तो मीटर में निकाल लेना, तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इलोंगेशन भी तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें स्प्रिंग फोर्स भी तुम्हें मिल चुका है, और तुम्हें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था, वो भी तुम्हें मिल चुका है। दोनों ही मेथड से तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। दोनों ही कैसे लाओगे, जैसे कि इसमें एफ एस तुमने इधर पे निकाल लिया ना, तो इधर पे इक्वेशन लिखना एफ एस इक्वल टू एम ए, तो भी तुम्हारा क्या, एफ एस तो 40 तुम्हें पता है, तो भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, या तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लो और उसके बाद एफ एस इक्वल टू एम ए लिख दो, तो तुम्हारा एफ एस आ जाएगा। दोनों ही चीज इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन इसका ही एग्जाम्पल हम लोग कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है ना, उसमें हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद मैं तुम्हें एसएचएम में जो आने वाला है थोड़ा बहुत स्प्रिंग का जो तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो एक्चुअली तुम्हारा एसएचएम में ही आने वाला था, बट हम लोग इधर पे करेंगे। एसएचएम में फिर से याद दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम, स्प्रिंग को काट करने से क्या होगा, या तो स्ट्रिंग को काट करने से क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा स्प्रिंग को तुम्हारा खत्म करेंगे। और साथ में नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, उधर से हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रिक्शन का पूरा अच्छा लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा विथ ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा तुम्हें। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। फाइंड लेंथ ऑफ इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ मास दिस एंड दिस आर कनेक्टेड थ्रू इट। एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, 100 न्यूटन अप्लाई हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब सेम पहले जैसा ही, सिर्फ इसको तुम क्या कर सकते हो, अभी सॉल्व करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको रखा, इधर पे 10 रख दो। ठीक है, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। इधर पे 10 रख दो और इधर पे तुम क्या कर दो, स्प्रिंग लगा दो। ये है तुम्हारा 15, 10 और 15 के जी हो गया, 10 और 15 के जी हो गया, और ये तुम्हारा के का वैल्यू दिया हुआ है 100। ठीक है, और कुछ, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा 15 में दिया हुआ है, और 100 न्यूटन उस पर लगाया गया, तो 100 न्यूटन मैंने इस पर लगा दिया, और इस पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तरीका से इसको सॉल्व कर लो ताकि इसका एक्सेलरेशन आ जाए, दैट इज नेट फोर्स। अगर तुम देखोगे एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू ए। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो कितना लग रहा है, 100 न्यूटन में 100 लग रहा है, और इसका मास अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन पता नहीं, तो इस तरफ ले लो, तो 10 इंटू ए हो जाएगा। इसका अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 हो जाएगा, हो जाएगा 10 ए आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5 मिल चुका है। तो हमें अभी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, लेट्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो इसको इधर पे खींच रहे हो ना, इस तरफ खींच रहे हो ना, तो इस पे लगेगा एफ एस इस तरफ, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो एफ एस हमें पता चल गया, तो एफ एस अगर हमें पता चल गया तो इधर पे तुम इक्वेशन लिख लो इसका, कि इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है 100, और माइनस पीछे की तरफ लग रहा है एफ एस। देखो 100 माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, एम मतलब 15 और ए मतलब 3 का एक्सेलरेशन कितना है, 3 है ना, तो 3 लिख दिया मैंने। तो इधर से अगर एफ एस देखोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा 100, और माइनस अगर तुम करोगे 45 तो आ जाएगा 55 न्यूटन तुम्हारा एफ एस हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, 100 माइनस एफ एस इक्वल टू 15 है, तो 15 ए मतलब 45 हो गया, तो 100 माइनस 45 इक्वल टू एफ एस, तो एफ एस का वैल्यू 55। तो एफ एस तो हमें मिल चुका है, हमें चाहिए इलोंगेशन। इलोंगेशन चाहिए तो एफ एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एक्स, तो एफ एस आ गया 55, और के का वैल्यू अगर देखोगे 100 इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ गया 55/100, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.55 मीटर। ठीक है, सिंपल बात है और इजी एक तरीका है, बहुत अच्छा बुक में देखोगे ये क्वेश्चन है, तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसका ही और भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहना, जो भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछना, और सिलेबस पक्का हम लोग नीट के पहले ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे, इतना चीज़ें एक साथ देना तो टाइम टेकिंग तो है,
और साथ में देखोगे तो लेक्चर का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग थोड़ा 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 चीज़ें पढ़ा रहे ताकि तुम एक सीटिंग में उसको देख पाओ, इसके वजह से। बट हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं कि नीट के 1 महीना पहले होने से भी पूरा चीज़ें हम लोग ख़त्म कर दे ताकि तुम रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अगर लेक्चर देख रहे हो तो तुम बताना कैसे तुम्हें लेक्चर्स लग रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें, एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें सीखने को मिल रहा है, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।